हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन कौन से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आज हम बात करेंगे गैमीटोजेनेसिस की। तो गैमीटोजेनेसिस आपको पता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स हम बोलते हैं स्पर्म और एग को। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड एज गैमीटोजेनेसिस। दो टाइप के गैमीट होते हैं, स्पर्मेटोजोआ एंड एग्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। तो अगर किसी ने पिछला लेक्चर मिस किया है, सीधा इस लेक्चर में आप आए हो, तो आपको गुजारिश करूंगा कि आप इस यूट्यूब चैनल पे जाके पिछले लेक्चर को जरूर देखें। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि स्पर्म बनता है टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये डिटेल डायग्राम है एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। यहाँ पे है टीएस ऑफ टेस्टिस। यहाँ पे आपको बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं। तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैंने यहाँ पे क्या किया है, एनलार्ज करके आपको दिखाया है। तो गैमेटोजेनेसिस में दो टाइप की हैं। यूजेनेसिस की जब हम बात करेंगे, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसके साथ हम डिस्कस करेंगे यूजेनेसिस को। इस टॉपिक में हम आज डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म की सिंथेसिस होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। जब आप टेस्टिस का टीएस कट करते हो तो इसमें आपको ऐसी बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखती हैं। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। ऐसी बहुत सारी हजारों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हैं वो एक टेस्टिस के अंदर हो सकती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो आउटर वॉल होती है, ये जो आपको आउटर वॉल दिख रही है, इस वॉल का नाम है जर्मिनल एपिथेलियम। इसमें क्यूब लाइक सेल्स आपको दिख रहे हैं। ज्यादातर सेल जो है वो क्यूब लाइक हैं। तो क्यूब लाइक सेल से बनी होती है, जर्म सेल हम इसको बोलते हैं। और लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम। कोबाइडल सेल्स इसके पास होते हैं। कौन से एपिथेलियम है ये? कोबाइडल एपिथेलियम। तीन चार टाइप के एपिथेलियम है, स्क्वैमस एपिथेलियम, कोबाइडल एपिथेलियम, कोलुमनर एपिथेलियम। उसमें से जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मिलती है वो हमें मिलती है कोबाइडल एपिथेलियम, दैट मींस क्यूब लाइक सेल्स। बीच बीच में आपको एक पिरामिड टाइप ऑफ सेल दिख रहा है। इस पिरामिड टाइप ऑफ सेल को हम बोलते हैं सर्टोली सेल। तो जर्मिनल एपिथेलियम के साथ यहाँ पे ये जो सेल आपको दिख रहा है, ये क्या है? सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल का काम है जो स्पर्म बनेगा इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। जब तक ये स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रहेगा, ये स्पर्म क्या करते हैं, अपना हेड जो है यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, इस स्पर्म ने अपना हेड जो है वो इस सर्टोली सेल के अंदर इम्बेड कर लिया है। तो वहां से ये क्या निकालता है? न्यूट्रिशन निकालता है। तो यहाँ पे बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं टेस्टिस के अंदर। और दो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच की स्पेस है, ये जो स्पेस आपको दिख रही है, इसमें कुछ सेल्स पड़े हुए हैं। पहले तो इस स्पेस का नाम होता है इंटरस्टिशियल स्पेस। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस स्पेस में जो सेल्स पड़े हुए हैं उनका नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। आप इनको इंटरस्टिशियल सेल्स बोलो, आप इनको लीडिंग सेल्स बोलो। तो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच की जो स्पेस है उसका नाम है इंटरस्टिशियल स्पेस, और उसमें जो सेल्स पड़े हुए हैं उनका नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। इनको दूसरा नाम लीडिंग सेल्स है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टेस्टोस्टेरोन, दैट इज मेल सेक्स हार्मोन, प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन जो है। तो लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल्स का काम होता है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करना। तो इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बीच की स्पेस है उसमें जो सेल पड़े हैं, लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल्स, वो सेल प्रोड्यूस करते हैं मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो उसके दो काम हैं। जो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस चल रही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, उसको प्रॉपरली उसको जो है स्पर्म की प्रोडक्शन करवाने का काम है उसका। दूसरा सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर प्रोड्यूस करना मेल के अंदर। यहाँ पे ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मेल्स अलग दिखते हैं, फीमेल्स अलग दिखती हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें डायमॉर्फिज्म नहीं होता, मेल कौन है फीमेल कौन है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखकर आप दूर से नहीं पहचान सकते।
बट हमारे केस में ये है कि मेल और फीमेल की पहचान हो जाती है, क्योंकि मेल के करेक्टर बिल्कुल अलग है, फीमेल के करेक्टर बिल्कुल अलग हैं। तो वो करेक्टर लाने का काम भी किसका है, टेस्टोस्टेरोन। जो मेल के करेक्टर हैं, मस्कुलर बॉडी है, एब्सेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड है, बियर्ड है, मस्टाश है, जो लो पिच ऑफ वॉइस है, वो सारा जो करेक्टर आते हैं वो आते हैं सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स ऑफ मेल्स, और वो किसकी वजह से आते हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कैसे चलनी है। इस डायग्राम को मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ, तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। So let us start with spermatogenesis, which takes place inside the testes or inside the seminiferous tubules. तो यहाँ पे जो डायग्राम अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको लेबल किया मिल रहा है 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 सेल्स मैंने आपको 1 2 3 4 5 लेबल किए हैं, और उन पांचों को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया कि क्या है। नंबर 1 जो आपको सेल दिख रहा है बिल्कुल बाहर, ये राउंड सेल आपको जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। नंबर 2 सेल जो है वो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नंबर 3 जो है वो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नंबर 4 जो है वो है स्पर्मेटिड, और नंबर 5 जो है वो है स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। तो ये पूरे 5 स्टेप हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के, जिसको हमने अलग से आपको निकाल के मैंने एक्सप्लेन किया है। इसी डायग्राम को अगर आप एनलार्ज कर लोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे आपको दिखाई गई है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 सेल्स। तो ये सब कुछ यहाँ पे क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले जो आपकी जर्मिनल एपिथेलियम है, इसका कोई एक सेल थोड़ा सा अलग हो जाता है, डिवाइड होने के बाद थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्यूबल कोबाइडल जो था, क्यूब लाइक था, उससे अलग शेप में आ जाता है, और उस सेल को हमने नाम दिया है नंबर 1, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पे वो आपको सेल दिख रहा है स्पर्मेटोगोनिया। ये जर्मिनल एपिथेलियम, ये जो लेयर है इसको हमने क्या बोला था, जर्मिनल एपिथेलियम। तो इसी लेयर से बना हुआ ये सेल है, और इस सेल को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और ये सेल होता है डिप्लॉयड। ये सेल क्या है, इसकी प्लॉइडी क्या है, डिप्लॉयड, मतलब इसके पास है 2n = 46 क्रोमोसोम्स। अब जैसे जब भी हमने लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस होनी है तब होती है म्योसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या इन्वॉल्व है, म्योसिस, बट वो तब है जब स्पर्म बनना है। स्पर्मेटोजेनेसिस में यहाँ पे मैंने आपको दोनों चीजें दी हुई हैं। जैसे स्पर्मेटोगोनिया जा रहा है माइटोसिस में, तो एक स्पर्मेटोगोनिया, कितने स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे माइटोसिस के बाद, 2, और दोनों के दोनों क्या होंगे, 2n। ये दोनों स्पर्मेटोगोनिया आगे फिर जा रहे हैं माइटोसिस में, तो कितने स्पर्मेटोगोनिया बन रहे हैं, 4। ये 4 स्पर्मेटोगोनिया फिर जाएंगे माइटोसिस में, 8। मतलब ये माइटोसिस में जब जाएगा स्पर्मेटोगोनिया तो स्पर्म नहीं बनेगा। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज माइटोसिस टू जस्ट इंक्रीज देयर नंबर। ये स्पर्मेटोगोनिया सिर्फ अपना नंबर बढ़ाने के लिए माइटोसिस में जा रहा है, ये माइटोसिस में जाके स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो जब भी स्पर्म प्रोडक्शन होनी है उसमें माइटोसिस इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें होती है म्योसिस। बट फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि माइटोसिस होती ही नहीं है टेस्टिस के अंदर या मेल्स के अंदर, जो जर्म सेल है उसमें माइटोसिस नहीं होती। माइटोसिस होती है बट जस्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, नॉट टू प्रोड्यूस स्पर्म। स्पर्म जब भी बनेगा वो हमेशा किससे बनेगा, म्योसिस से। तो यहाँ पे बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे। ये एक स्पर्मेटोगोनिया से ही बने हैं सारे, ये माइटोसिस करता रहा, और यहाँ पे जो एक नंबर सेल आपको ऊपर वाला सेल सबसे ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन गए। सारे के सारे स्पर्मेटोगोनिया एक साथ म्योसिस में नहीं जाएंगे स्पर्म बनाने के लिए, कुछ जो है वो रेस्ट करेंगे, और कुछ सेल जो है स्पर्मेटोगोनिया, जैसे यहाँ पे मैंने 4 सेल है मान लो आपके पास स्पर्मेटोगोनिया के, उसमें से एक सेल मैंने यहाँ पे निकाल लिया, और वो सेल थोड़ा सा एनलार्ज हो गया। जिस भी स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्म बनाना है तो वो सेल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, ज़्यादा न्यूट्रिशन ले लेगा, और उस सेल को हम नाम देना शुरू कर देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नंबर 2 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो नंबर 2 सेल जो है वो ये है। तो स्पर्मेटोगोनिया कोई डिवीजन यहाँ पे नहीं हुई है, कोई म्योसिस यहाँ पे नहीं हुई है अभी, ये सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हुई है। इसने जो एनलार्जमेंट इसके साइज में आई है, और उस एनलार्ज सेल को हमने नाम क्या दिया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जाएगा म्योसिस 1 में, विच इज रिडक्शनल डिवीजन। मतलब म्योसिस 1 क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है, वो क्रोमोसोम के नंबर को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। तो जैसे ही ये म्योसिस 1 में गया, 2 डॉटर सेल बने, उन दोनों डॉटर सेल को हमने नाम दिया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मतलब नंबर 3। तो नंबर 3 जो है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, और वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब हो गया है हैप्लॉइड। तो ये पहला सेल है जो क्या है, हैप्लॉइड है। तो यहाँ पे म्योसिस 1 हुई तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब दोनों जाएंगे म्योसिस 2 में, क्योंकि आपको पता है म्योसिस 2 स्टेप का प्रोसेस है, म्योसिस 1 म्योसिस 2। म्योसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन, म्योसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन। तो म्योसिस 2 इक्वेशनल है, इसी वजह से ये पेरेंट सेल भी n है, और इससे जो डॉटर सेल बना है वो भी क्या है, n है। तो यहाँ पे भी जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट म्योसिस 2 में गया है, तो 4 इक्वल साइज के सेल बनेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 4 इक्वल साइज के सेल बनते हैं, और चारों क्या है, हैप्लॉइड है। तो नंबर 4 इसको हमने नाम दिया है, सो नंबर 4 इज स्पर्मेटेड, सो दिस सेल इज स्पर्मेटेड। मतलब ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो अब जो लास्ट स्टेप है यहाँ पे, क्योंकि म्योसिस खत्म हो चुकी है स्पर्मेटेड की स्टेज के ऊपर, अब सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, शेप में चेंज आना है। तो स्पर्मेटेड चेंज हो जाएगा किसके अंदर, इस स्पर्म के अंदर। तो चेंज जो है वो स्पर्म जो है वो स्पर्मेटेड जो है वो स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाएगा। उस प्रोसेस का नाम होता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पे जो प्रोसेस चल रहा है, इस स्टेप पे जो प्रोसेस चल रहा है, उसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। So what is spermiogenesis? Transformation of spermatid into sperm और spermatozoa। यहाँ पे कोई माइटोसिस में उसे कुछ नहीं हुआ है, 4 स्पर्मेटिड हैं और 4 ही क्या बनते हैं, स्पर्म। हमें पता है कि एक सेल में जब म्योसिस होगी तो एंड पे कितने डॉटर सेल आएंगे, 4। मतलब एक स्पर्मेटोगोनिया जो है वो कितने स्पर्म बना सकता है, 4। तो ऐसे हजारों स्पर्मेटोगोनिया होते हैं एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, और वो अपना नंबर बढ़ा भी रहे हैं। किसके थ्रू बढ़ा रहे हैं, माइटोसिस के थ्रू। तो माइटोसिस शुरू में इसीलिए हुई थी ताकि नंबर बढ़ सके। जितना ज्यादा स्पर्मेटोगोनिया होएगा उतने ही ज्यादा स्पर्म होंगे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। अगर माइटोसिस ना होती तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया कम होते, स्पर्मेटोगोनिया कम होते तो स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन भी कम होता। तो अब यहाँ पे जितने स्पर्मेटोगोनिया ज्यादा होंगे, सारे स्पर्मेटोगोनिया जब म्योसिस में जाएंगे स्पर्म बनाने के लिए, तो एक स्पर्मेटोगोनिया कितने स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, 4 स्पर्म को एक स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, कहाँ पे म्योसिस होती है और कहाँ पे माइटोसिस होती है। बट मोस्टली स्पर्मेटोजेनेसिस में जब स्पर्म बनना है तो म्योसिस होनी है, स्पर्मेटोगोनिया का सिर्फ नंबर बनाना है तो क्या होना है, माइटोसिस होनी है। सो लास्ट टॉपिक है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो है स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। तो जब हम स्पर्म की बात करते हैं, इसके पास यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिखती है, दिस इज द हेड रीजन ऑफ स्पर्म। ये नेक रीजन है छोटा सा, और उसके बाद ये लॉन्ग मिडिल पीस है, और सबसे लॉन्गेस्ट जो पार्ट है इसका वो क्या है, टेल। तो स्पर्म जो है बहुत छोटा सा माइक्रोस्कोपिक सेल होता है, इसके पास बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन अपना नहीं होता है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपने माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस है। तो इसके पास कोई अपना ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं है, इसके पास अपने सिर्फ क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पाइरली अरेंज है। तो ये आपको स्पाइरल अरेंजमेंट जो दिख रहा है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोवाइड करने का, एनर्जी प्रोडक्शन का, एटीपी सिंथेसिस का, क्योंकि स्पर्म को स्विम करके रीच करना है वजाइनल कैनाल से फैलोपियन ट्यूब तक, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो एक जर्नी है जो इसको ट्रैवल करनी है, तो उस जर्नी में एनर्जी लगेगी, और उस एनर्जी में स्विमिंग में माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हेड रीजन की, तो हेड के पास मेन 2 चीज़ें हैं। एक इसके पास न्यूक्लियस है जिसमें क्रोमोसोम है N23। तो N23 नंबर क्रोमोसोम अभी हमने स्पर्मेटोजोआ की सिंथेसिस की है, तो उसमें आपने देखा है कि मेयोसिस के बाद ये बनता है। तो इसके पास अपना एक न्यूक्लियस है। इसके अलावा इसके पास एक टिप होती है, स्पर्म के हेड की जो टिप होती है उसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। तो एक्रोसोम के पास होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, क्योंकि जैसे ही ये एग सेल है
ये स्पर्म जब आएगा इस एग के साथ फ्यूज होने के लिए, तो जो एग की मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को अगर रप्चर करना है और स्पर्म के हेड को इस एग सेल के अंदर एंटर करना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन का चलना जरूरी है। मतलब जो एक्रोसोम के पास कुछ एंजाइम है, वो एंजाइम आते कहाँ से हैं? गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी नाम की एक ऑर्गेनेली है हमारे सेल में, तो वो गोल्जी बॉडी के वेसिकल्स होते हैं, वो वेसिकल आके क्या बनाते हैं? एक्रोसोम। तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट रोल है एक्रोसोम सिंथेसिस में। की बार पूछ जाते हैं कि एक्रोसोम कहाँ से बनते हैं, कौन सी ऑर्गेनेली है जो एक्रोसोम बनाने में हेल्प करती है? तो एक्रोसोम बनते हैं गोल्जी बॉडी के वेसिकल से। वो वेसिकल के अंदर होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो स्पर्म के पास अपना कोई राइबोसोम नहीं है, क्योंकि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो वो प्रोटीन्स कहाँ से आनी है? आपके ट्रैफिकिंग, मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग के थ्रू आनी है। तो आर से गोल्जी बॉडी ने उसको वेसिकल में पैक किया इन एंजाइम्स को, और उन एंजाइम्स को उसने कहाँ भेज दिया? इस स्पर्म के हेड के पास। तो एक्रोसोम की सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गोल्जी वेसिकल्स। तो इस एक्रोसोम के पास है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ताकि जो एग जो है उसकी मेम्ब्रेन को ब्रेक किया जा सके और स्पर्म को जो है वो उसकी एंट्री हो सके किसके अंदर? एग के अंदर। तो उसको हम बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। तो एक्रोसोमल रिएक्शन में एक्रोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब फर्टिलाइजेशन होने के लिए एक्रोसोमल रिएक्शन सबसे पहले होती है, उसका होना बहुत जरूरी है। तो ये है हेड के पास। नेक के रीजन में इसके एक सेंट्रल होता है। स्पर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस नहीं देता है फीमेल के एग को। फीमेल के एग के पास एक अपना न्यूक्लियस है, एक इसके पास अपना न्यूक्लियस है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस इसके पास है, हैप्लॉइड इसके पास है। इसके अलावा फीमेल के पास, एग के पास कोई भी सेंट्रियोल नहीं होता। तो यहाँ पे आपको सेंट्रियोल दिख रहा है नेक के रीजन में। हालांकि दो सेंट्रियोल यहाँ पे होते हैं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल यहाँ पे। तो प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल इसके पास होते हैं, बट ये एक सेंट्रियोल इस एग सेल को क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। तो सेंट्रियोल एक ऑर्गेनेली है जिसका सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आगे जब एग और स्पर्म मिलेंगे ये बनेगा जाइगोट। तो इस जाइगोट को आगे माइटोसिस में जाना है, मतलब सेल डिवीजन में जाना है, और उस सेल डिवीजन में जाने के लिए इसके पास सेंट्रियोल का होना बहुत जरूरी है। तो स्पर्म के दो मेन काम हैं, एक तो ये न्यूक्लियस ट्रांसफर कर रहा है, दूसरा ये सेंट्रियोल को भी ट्रांसफर करता है फीमेल के एग को, उसके पास वो सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। तो ये मिडिल पीस है, मैंने आपको पहले बताया मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज्ड है, काम है एनर्जी का। और इसके पास एक लॉन्ग टेल है जो स्विमिंग में हेल्प करेगी, मतलब वजाइनल ट्रैक से स्पर्म को रीच करना है फैलोपियन ट्यूब तक फीमेल के। तो वहाँ पे जो जर्नी है उसमें ये टेल और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है मिडिल पीस के अंदर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्पर्म की, ये आपको एग्जाम में जरूर आ सकती है। ड्रॉ दी नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो ये डायग्राम बहुत आसान सी है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। सो नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आऊँगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।